Hello people, this is Shaitali Bangre and welcome to my YouTube channel Zindagi Unscripted straight from नागपुर। नागपुर की बात करें तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे दिल है, यहाँ पे रिश्ते हैं और यहाँ पे गोल्ड है। गोल्ड और गोल्ड का नाम आते ही जब हम किसी ब्रांड को नागपुर के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ रोकड़े ज्वेलर्स। एंड बट डू यू नो कि रोकड़े ज्वेलर्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर राजेश रोकड़े, उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, या उनकी बेटर हाफ मिसेस अनामिका रोकड़े वो कैसी है, और उन दोनों की आपस में केमिस्ट्री कैसी है? नहीं ना? तो चलो इस वैलेंटाइंस डे हम जिंदगी अनस्क्रिप्टेड में उन दोनों को ही लेकर आते हैं और उनसे खुद ही पूछते हैं कि उनकी पहली लव एट फर्स्ट साइट उनका कैसा हुआ, उनकी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई, उनकी फैमिलीज ने उनको कैसे हेल्प किया एक साथ आने में, एंड स्टफ लाइक दैट। सो प्रेजेंटिंग इश्क अनस्क्रिप्टेड ओनली ऑन जिंदगी अनस्क्रिप्टेड। जिंदगी अनस्क्रिप्टेड। Hello sir, hello ma'am, this is Shaitali Bangre and welcome to my YouTube channel Zindagi Unscripted straight from Nagpur. Love is 24 कैरेट इमोशन, ऐसा सब लोग बोलते हैं एंड ये मैंने महसूस किया है बिकॉज आई हैव द वेरी क्यूट एंड अ वेरी पावरफुल कपल मिस्टर राजेश रोकड़े सर एंड मिसेस अनामिका मैम, जिनकी लव स्टोरी बहुत कम लोगों ने सुनी है। सो फर्स्ट ऑन दिस चैनल एक्सक्लूसिवली विद राजेश रोकड़े सर एंड अनामिका मैम। हेलो सर, हेलो मैम, वेलकम टू दिस चैनल। मैम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? सो मैंने ऐसे सुना है कि आप राजनांदगांव से हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़। एंड सर वो मैम और सर पहली मुलाकात कैसी हुई, लाइक लव 24 कैरेट कैसे शुरू हुआ, एंड वहाँ से लेकर अब तक का सफ़र कैसा था? ये तो सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि शुरुआत कैसे हुई। देखिए मैं कहीं ना कहीं रुक जाऊंगी, लेकिन राजेश बहुत अच्छे से बता पाएंगे वो कि वहाँ राजनांदगांव तक एंट्री उन्होंने कैसे ली। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो शादी की स्टोरी है बहुत ही अलग है नॉर्मल से। मुझे भी नहीं लगा था कि ऐसा कभी, जिस शहर ने मुझे इतना सब दिया उस शहर से ही मुझे लड़की मिलेगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में शायद अगर राजनांदगांव सिटी नहीं आती तो शायद रोकड़े ज्वेलर्स भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो पहली बात यह है कि पहले बिज़नेस नहीं था उतना अच्छा, तो सबसे पहले फोकस सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस पे था। नॉर्मली मैंने देखा है कि कॉलेज के ज़माने में जब लोग मिलते हैं तो वहाँ अफेयर शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ से प्यार आता है और फिर प्यार होने के बाद फिर बिज़नेस होता है। लेकिन मेरी स्टोरी ऐसी नहीं है, पहले मेरा बिज़नेस मैंने सेटअप पहले किया और बाद में फिर जीवन संगिनी को ढूंढना शुरू किया। स्टोरी शुरू हुई। हाँ, तो उल्टा हुआ है नॉर्मली, क्योंकि जब मैं कॉलेज पे पढ़ता था तब मेरे दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड्स थी, तब उनके पास, लेकिन मैं देखता था कि वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट रहते थे। आई एम सॉरी टू से, बट वो जो ग्रेजुएशन के पहले वाला जो पीरियड होता है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाला पीरियड भी होता है कई लोगों के। लेकिन मेरा फोकस था कि मुझे बिज़नेस पहले सेटअप करना है, तो इस वजह से उस एंगल पे कभी उस समय तो नहीं गया था तब तक के। बट मैं फिर मेरे घर पे मेरी 2 सिस्टर और भी थी, दोनों की शादियाँ हो गई थी। फिर घर पे चर्चाएँ होने लगी जब मेरी 22 साल की उम्र थी कि नहीं अब इसकी भी शादी कर देते, कि घर खाली खाली हो रहा है। और मेरी पूरा ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट भी होने का था, बीच में से सब चल रहा था, मैं बिज़नेस में भी आ रहा, बिज़नेस में भी मेरा कंटिन्यूसली जाना आना चलता था। तो तब मैं किसी एक शादी में रायपुर में गया था, और शादी में जब रायपुर गया था मुझे जाना था वहाँ से आगे अंबिकापुर में, और रायपुर में मैं और मेरा एक कज़िन हम 2 लोग जा रहे थे। और मैं एक शादी में गया, शादी में मैंने जिनको ग्रीट और विश करना था वो किया और मैं बाहर निकल रहा था। उसी समय में मैं जैसे ही बाहर जा रहा था तो मेरी एक कज़िन सिस्टर, इसका नीलिमा नाम है, उसने मुझे हाथ पकड़ के मुझे दौड़ते दौड़ते पीछे आई और बोले राजेश चल 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 मेरे साथ। मैंने बोला क्यों, क्या है बात है? नहीं तेरे को एक लड़की दिखाना है। मैंने बोला अभी तो घर पे बात भी नहीं चल रही है लड़की की और तू लड़की की बात कर रही है। नहीं तू चल। तो वो खींच के मुझे फिर से सभा मंडप की तरफ लेके गई। तो वो सभा मंडप से जस्ट बाहर निकल रही थी और उसने मुझे दूर से दिखाया, करीब मुझे लगता है वो डिस्टेंस करीब 30 से 40 फीट का हो सकता है। काफ़ी दूर से उसने मुझे दिखाया कि देख ये लड़की बहुत अच्छी है, तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। अब मुझे तो
तब उतना कुछ ध्यान भी नहीं था कि शादी वादी का सोच भी नहीं, क्योंकि तब बिजनेस की तरफ ज़्यादा फोकस था। तब मैंने हाँ हाँ बोल के मैं निकल गया। फिर निकल जाने के बाद जैसे फिर फिर मुझे अंबिकापुर जाना था। अंबिकापुर जाने के बाद 3-4 महीने चले गए इसी सब्जेक्ट को लेके। बाद में बीच में कोई कनेक्शंस नहीं था। फिर घर पे बात चली कि शादी करना है, तो फिर उस समय में मुझे कोई लड़कियां दिखाई गई कि ये लड़की से शादी करोगे क्या, उस लड़की से शादी करोगे क्या। इनफैक्ट जब लड़कियां तो अच्छी थी, लेकिन मुझे जिस लड़की से शादी करना था वो मुझे उतना अपीलिंग नहीं लग रहा था, तो मैं मना कर रहा था उस चीज़ को लेके। तो घर वाले फिर थोड़ा सा फिर पूछ रहे थे कि कोई तेरे दिमाग में है क्या, कोई तेरी कंफर्म किया हुआ है क्या कोई। मैंने बोला नहीं, ऐसी लव स्टोरी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर शादी करना है तो वो एक लड़की मैंने देखी थी, वो लड़की अगर से मिलती है तो उससे शादी करूँगा। तो फिर ये बात मैंने जब कही हमारे घर वालों से, तो मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने, उन्होंने भी इस बात को समझा। बोले कोई बात नहीं, कहाँ की लड़की, क्या लड़की है, सब जानकारी ली है। फिर वो बोले चलो मैं ढूंढ के आता हूँ। मुझे न नाम पता था पूरा, न प्रॉपर कहाँ की है ये नहीं पता था। इतना पता है इस एरिया के है, इतनी जानकारी थी। फिर उसके बाद फिर पता किया गया। तो पहली बार जब मेरे मम्मी पापा और हमारे सिस्टर और उनके हस्बैंड देखने गए तो मैडम थी नहीं घर पे। हाँ, तो उसके बाद फिर से सेकंड टाइम वहाँ फिर चिट्ठी लिख के रखे कि भैया ये लोग आए थे, इनसे मिलना है, ये बात करके। तो फिर मेरे ससुर जी जो है फिर वो नागपुर आए मुझे देखने के लिए। तो उन्हें ठीक ठाक लगा तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मतलब मेरे तरफ से तो पसंद थी पहले इसमें ही, तभी मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद नहीं आई थी। तो बाद में फिर ऑटोमेटिकली ये लव कम अरेंज मैरिज दोनों मिक्सिंग हो गया। तो इस तरीके की मेरी स्टोरी है। तो ये इस तरीके के सिनेरियो में नॉर्मली मैंने देखा है कि जो देखते हैं लड़की वो मिलती नहीं, मुझे मिल गई। ये लकी था। हाँ मैम, ये तो लव 24/7 वाला जो वो एक होता है ना, किसी क्या कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट वाला जो रोमांस होता है, वो था ये। मैम आपके लिए क्या था, मतलब आपने जब सर को देखा तो आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस दिन इन्होंने मुझे देखा, मैंने इनको देखा ही नहीं ना। मुझे तो पता ही नहीं कि ये कोई मुझे देख रहा है करके। वहाँ से शादी से मैं निकल गई, मैं घर आ गई और मुझे कुछ भी आइडिया ही नहीं। इन लोगों की तरफ से चल रहा था कि वो एक लड़की देखी थी, वो कहाँ है, ये है वो है, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं। और मैं उस समय फर्स्ट ईयर में थी। उसके बाद मेरा नॉर्मल चलते गया। और जब ये देखने आए मुझे डोंगर गांव में, जब देखने आए तो मैं मामा के यहाँ थी। मैं वहाँ मिली भी नहीं। फर्स्ट टाइम जब आए थे तो फिर वो वैसे ही रह गया। फिर बाद में हमको मैसेज मिला कि भाई यहाँ नहीं, नागपुर से कोई आए थे, ऐसा ऐसा है, थ्रू है। तो फिर पापा ने कुछ ढूंढा कि भाई कहाँ क्या ये है। तो रिलेशन में ही इनकी जो बड़ी सिस्टर है उनके रिलेशन में मेरे पापा का रिलेशन था। कहीं ना कहीं रिलेशन निकल ही जाता है। तो उस चक्कर में वो रिलेशन सामने निकला। फिर पापा देखने के लिए गए और उन्होंने सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा उनको, लड़का भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, कदम बढ़ाएं क्या। मैंने यस बोला, बाकी कुछ नहीं। मैम सबसे मैं क्यूरियस हूँ ये पूछने के लिए कि आप थी कहाँ पे जब सर पहले टाइम आए थे आपसे मिलने के लिए, आप गई कहाँ थी? मैं बताता हूँ। जब मैं इनको देखने के लिए पहले हम लोग जहाँ इसका घर है वहाँ गए तो ये मामा के यहाँ थी। तो हम सब वापस आ गए। फिर मालूम पड़ा मामा का घर कहाँ है। तो फिर मामा इनके वाराणसी में रहते हैं। तो फिर इनके तरफ से इत्तला है कि आप वाराणसी आइए। तो फिर हम लोग वाराणसी गए। मुझे एक और डर लगा था कि पता नहीं जिस लड़की को ढूंढ रहे वो है कि कोई और है। मैंने बोला फिर बोलना पड़ेगा ये पसंद नहीं। तो मैंने बोला घर वाले फिर मेरे को पीटेंगे, क्योंकि पहले 2 लड़कियों को मैं मना कर चुका था। अब इसके अभी मैंने खुद ही बोला कि ये लड़की है और पता नहीं वही लड़की निकली तो ठीक है, नहीं निकली तो मेरी शामत है। तो मुझे भी दुख लग रही थी कि क्या हो रहा है करके। तो फिर जब मैं बैठा था और जब जैसी ये आई तो एकदम स्माइलिंग फेस में, अरे वाह लॉटरी निकल गई। तो मेरे को सही जगह मैं पहुंचा हूँ। क्योंकि तब तक के मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वही लड़की आती है, दूसरी आएगी तो क्या होगा। तो इस तरीके का थोड़ा सा उस समय थोड़ा सा मैं काफ़ी डरा हुआ सा, सहमा सा था। बट नो डाउट वो
क्लियर था कि उसी लड़की से शादी करनी थी जिसे मैंने पहले देखा था। वो दिख गई, हमने हाँ बोल दिया, उन्होंने हाँ बोल दिया, ओके हो गया। ये सेटअप लग रहा है ना थोड़ा सा अजीब सा और थोड़ा सा अलग सेटअप है। सेटअप है, हाँ मतलब अरेंज्ड कम लव भी बोल सकते हैं। अब मेरे तरफ से तो लव था, नहीं, जब उसको मुझे उसके तरफ से नहीं था, बात अलग थी, वो बाद में हुआ। नहीं, जब मुझे देखने आया ना इन लोग, तो एक्स्ट्रा का कोई भी नहीं था, मतलब मम्मी पापा और ये दोनों भाई आए थे बस। दीदी लोग नहीं थी, कोई नहीं था, कोई ये चारों ही आए थे। उस समय मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो कैसे तो भी ये लेके आए थे उनको, उनका बीपी हाई हो गया था, तो वो बिल्कुल मम्मी की हालत अभी भी मैं सोचती हूँ ना, वो मुझे देखने आए थे लेकिन उनकी हालत मुझे देखनी पड़ी थी उस समय। ऐसा हुआ था वो। मैम जब आज हम लोग रिलेशनशिप्स की बात करें तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। पहले ये जो रोमांस था ये ओल्ड स्कूल था, लोग आज इसी की तलाश में है कि यार ओल्ड स्कूल रोमांस वापस मिल जाए। बट आज जिस ढंग से हम रिलेशनशिप्स में जब आते हैं या हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं ना मैम, तो डर ज़्यादा होता है या बाकी चीज़ें बहुत होती है। तो मैम वो एक ऐसा कौन सा हॉलमार्किंग एलिमेंट है जो आप सब लोगों को एडवाइस करोगे कि दिस इज़ द थिंग यू शुड कीप इंटैक्ट, कि आपने ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए या रिस्पेक्ट रखना चाहिए या जो भी XYZ जिसके वजह से रिलेशनशिप्स इंटैक्ट हो? देखिए, कहीं ना कहीं एक लेडीज़ को हर चीज़, मतलब जो समझदारी बोलते हैं वो होनी बहुत ज़रूरी है। आप अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ये ज़रूरी है। आज की जगह पे भी आप खड़े होके देखेंगे तो जैसे शादी होती है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ आती है। तो हम शादी होके आए तो फिर फैमिली का बैकग्राउंड सब कुछ देखना पड़ता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है, फिर बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद पूरी फैमिली को कैसे आप चलाते हैं वो बहुत बड़ी रिस्पेक्टफुली करनी पड़ती है और देखना पड़ता है अपने आप को कि हाँ आप कहीं गलत तो नहीं हैं। राइट, ये भी मान के चलना पड़ता है, सब कुछ मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बाद आती है। इसे मैं और अलग तरीके से आपके सामने रखता हूँ। आपने कहा कि आज का ज़माना उस समय का जो फ़र्क आप समझे कि उस समय का रोमांस कैसा था, अब का कैसा है। देखिए बहुत चेंज है। उस समय में जब हम लोग की शादी हुई तब मोबाइल नहीं थे, राइट, तब नया नया पेजर आया हुआ था। मुझे याद है मेरी शादी पक्की होने के बाद, सगाई होने के बाद पेजर आया। उस समय की मुझे आज भी याद है, लेकिन इतना कहूँगा कि बहुत कुछ लॉस है आज की पीढ़ियों का। उस समय में हमारे एक दूसरे को हम जब कनेक्ट होते थे तो हमारे लिए STD PCO रहा करता था। तो वहाँ कॉल करके बात होती थी, या फिर हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना था तो हम लोग लेटर लिखते थे। तो मुझे तो मेरे तरफ से मैंने शायद जब से मेरी शादी पक्की हुई थी, सगाई होने से लेके तो शादी तक के पीरियड, यस कोर्ट पीरियड में हर दिन मैंने एक लेटर लिखा है, एवरी डे। और उधर से रिप्लाई भी आता था। तो वो जो अंदर ही अंदर एक अलग सा एहसास रहता था जब कभी पोस्टमैन हमारे दुकान के सामने से जाता था, तो वो फील अलग थी कि हाँ अभी कहीं ना कहीं एक लेटर आएगा करके। और मुझे आज भी याद है कि पहले जब पोस्टमैन आते तो दिवाली के समय थैंक यू बोलने के लिए तो उन्हें एक 100 या बख्शिश दिया जाता था। मुझे याद है दिवाली के बाद मेरी शादी थी और मेरी दिवाली और मेरी शादी और सगाई के बीच में करीब 8-9 महीने का गैप था। तो भयंकर लेटर्स पोस्टमैन ने मुझे ला के दिया, तो सबसे ज़्यादा उसे मुझे अलग से ग्रीट करना पड़ा था। तो बोले मैं सबसे ज़्यादा लेटर आपके लाता हूँ। और मुझे एक वाकया आज भी याद है मेरे लिए, मतलब वो कभी भूल नहीं सकता, आज भी है वो मेरे लिए लेटर। मेरे हमारे एडवोकेट थे जो इनकम टैक्स का चालान बना के उन्होंने दिया था। जो इनकम टैक्स का चालान मुझे भरना था बैंक में, स्टेट बैंक में भरना था, और वो इतना ध्यान नहीं रहा कि मैंने उसी के ऊपर लेटर लिख के वो पोस्ट कर दिया था इसके तरफ। और बाद में वो चालान ही नहीं दिख रहा था कहाँ है। तो वो चालान फिर मैंने लेट भरा था तो उसका पेनल्टी भी लगा था। तो हाँ, तो इश्क में इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है। तो वो जितने भी लेटर्स है आज भी उसके पास है और उसके सभी लेटर्स मेरे पास है। सारे तो वो संभाल जो के रखे कनेक्ट है ना, वो शायद इससे बढ़िया कनेक्ट शायद ही किसी के पास मिल सकता है। आज के ज़माने में नो डाउट मोबाइल है, एक दूसरे को देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन जो एविडेंस हमारे पास है वो शायद ही किसी के पास रह सकता है। और वो अपने हाथ से लिखना, एक एक चीज़ बताना, आज भले ही वो कम लिखते थे हम लोग, लेकिन लिखने का जो आज एज अ मेमोरीज करके, गोल्डन मेमोरीज करके आज वो हमारे पास है। बाद में तो कुछ दिन बाद फिर फ़ोन आ गए, और अभी और पहले के इसमें एक बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है।
जैसे कि आपने बॉन्डिंग को लेके बात कही, तो देखिए लॉयल्टी तो दोनों को एक दूसरे की तरफ से दोनों को रखना होता है। आज हम दोनों की 25 साल से ज़्यादा मैरिज लाइफ हो चुकी है, तो वी आर वेरी हैप्पी। और यही कहूँगा कि आज की जो कनेक्टिविटी है, सोशल मीडिया आज के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वरदान है तो श्राप भी है, वो भी एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसी के माध्यम से हम एक दूसरे को अपनी बातें भी बताते हैं और इसी माध्यम से एक दूसरे की बातें जानते भी है। तो जो चीज़ें मैंने आज हम दोनों के बीच में वो बाहर सबके सामने जाती है, तो इसके फ़ायदे और नुकसान भी है। आप किस तरीके से उसको लेते हैं अपने जीवन में, उसके हिसाब से उसका आंसर होता है। इतना है कि ये कहूँगा कि हमारा पीरियड हमने तो बहुत आज भी हमारे लिए वो गोल्डन मेमोरीज है, उसमें नो डाउट। सर, जब आप फ़ोन की बात कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि जब आप डेट्स पे जाते हो या कहीं जाते हो, तो वो आपके रिलेशनशिप में एक होता है क्या, नो फोन वाला एक जो एलिमेंट आता है कि बाबा आता फक्त डेट्स आमच्या आहे, हमारा फ़ोन नको आहे, सो ऐसा कुछ? बिल्कुल, देखो कोशिश तो करते हैं हम लोग कि परिवार के साथ हर बार कहीं बाहर जाने का, और कोशिश भी करते हैं कि फ़ोन का कम से कम उपयोग हो। और वैसे भी काफ़ी फ़ोन तो नो डाउट कहीं ना कहीं दोनों में तीसरा आ ही गया है फ़ोन के, ऑलवेज कनेक्ट भी होना है, पति पत्नी को फ़ोन से होना पड़ता है, उसके फ़ायदे भी है। लेकिन नो फ़ोन वाली परिस्थितियों से अभी हट चुके हैं, ऑलवेज फ़ोन रहता है। इतना है कि फ़ोन को हम डिस्टर्ब होने देते नहीं है, ऑलवेज उसे साइलेंट में रखते हैं। जब हमारा मन हो तब हम फ़ोन को लेते हैं, उसके बेल बजा के हम अब डिस्टर्ब होने के लिए हम उसको अलाउ नहीं करते। तो ये क्लियर है कि हमारा फ़ोन ऑलवेज साइलेंट रहेगा, जब हमको ज़रूरत है तब फ़ोन को यूज़ करेंगे। मैम, अब सर की जो मतलब रोकड़े जूलर्स इज़ अ लेगेसी मैं बोलूँगी, तो सर ने जब बिज़नेस सेटअप किया, उनकी वहाँ से लेकर के अभी तक की जर्नी जो भी थी वो सर की थी, उसमें आपका भी इक्वल इन्वॉल्वमेंट था। तो मैम, आप भी कैसे प्रोफेशनली ग्रो हुए वो पीरियड में, मुझे वो जानना था। एक चीज़ मैं बताऊंगी, अभी एक वेंडर आए हुए थे गौतम भाई करके, उनको मैंने यही बोला कि सर जब सिलेक्शन करते थे ना किसी वेंडर से, जैसे मंगलसूत्र देख रहे हैं और उन्होंने कैसे निकाला, इन्होंने ये बोला कि भाई हाँ ये 6 पीस निकाल दीजिए, ये 8 पीस निकाल दीजिए, ये 10 पीस निकाल दीजिए, ऐसा इनका सिलेक्शन रहता था। और मैं इनके पीछे बैठी रहती थी, तो मैंने देखा कि वो हाथ मेरा पीछे जा रहा था। तभी इन्होंने बोला कि नहीं, सिलेक्शन करते समय हाथ पीछे नहीं जाना चाहिए, आप सिलेक्शन सामने ही करो। तो वो पीरियड सीखने वाला पीरियड था मेरा। अभी मैं जिस कॉन्फिडेंस से निकालती हूँ वो सही में उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे सिखाने में। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये सारी चीज़ें इन्होंने अब छोड़ दिए हैं, अब वो हम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो कुछ तो सीखने मिला और हम कुछ सीखे ऐसा करके। नहीं, उसमें वो भी आप इन्वॉल्व करिए। आप इस बिज़नेस में कैसे आपने इन्वॉल्व किया, आई बाबा ने कैसे इन्वॉल्व किया वो? तो इसमें फैमिली का बहुत बड़ा हाथ रहता है। जैसे मैं इस बिज़नेस में आई हूँ, तो जब तक कि मम्मी और पापा ने मुझे सिखाया नहीं होता, तो मैं मैं समझ ही नहीं पाई होती कि गोल्ड क्या होता है, ओल्ड गोल्ड क्या होता है और सारी चीज़ें क्या होती हैं करके। बाबा ने तो मुझे बाजू में बैठ के सिखाया कि जब ओल्ड गोल्ड आता है, जो पुराना सोना आता है, उसको तब ये कैरेटोमीटर नहीं था, वो कसौटी में कस के निकाला जाता था। तो उन्होंने मुझे बाजू में बैठ के सिखाया कि रानी ये देखो मैं कैसे ले रहा हूँ, तो ये इसमें इतनी प्योरिटी है, इतना परसेंट गोल्ड है और इतना परसेंट मिक्स वाला जो आइटम है वो रहता है करके। वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से सिखाया उन्होंने। तब मैं धीरे धीरे करके इस सारी सब चीज़ों को जाना। और आई का भी बहुत बड़ा हाथ है मुझे इस जहाँ मैं अभी हूँ, तो वहाँ पर फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। अगर वो मुझे सामने नहीं किए होते तो मैं यहाँ तक आई नहीं होती और ये सारी चीज़ें सीखी नहीं होती। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। इसमें मेरे मम्मी और पापा दोनों का बहुत सपोर्ट इसलिए है क्योंकि मम्मी पापा आज भी, पापा की उम्र 83 है, मम्मी की 76 एंड अबाउ है, वो बावजूद आज हमारे साथ ऑफिस में साथ में आते हैं। तो पूरा बिजनेस में वो इन्वॉल्व है इस उम्र में भी। तो सोचिए कि उस समय से ही उन लोग का इस तरीके से हमें संस्कार दिए गए कि आप भी सीखना शुरू करो। उन्होंने कभी भी बहू समझ के नहीं सोचा, उन्होंने बेटी समझ के ही सिखाया। कि देखा जाए तो जब हमारी शादी हुई तब ये भले ही मतलब ज्वेलरी बैकग्राउंड से नहीं थे, तो बाद में यहाँ आके उन्होंने सीखा। इन्होंने ग्रेजुएशन भी यहाँ ससुराल में पूरा कंप्लीट किया। मैं सेकंड ईयर में थी जब मेरी शादी हुई।
मैं फाइनल ईयर यहाँ से कंप्लीट किया, बाद में किया। तो मुझे आज भी याद है, स्कूटर चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, एवरीथिंग सब सिखाया गया कि नहीं ये भी सीखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर नहीं आता है तो लेट गो करना है। तो मम्मी बोलती थी नहीं तुम सीखो सीखो। तो शायद वो सीखे वजह से ही आज ये कॉन्फिडेंस से साथ में हमारे साथ व्यवसाय में, बिजनेस में पूरी तरह से 50% की भागीदारी दे पा रहे। मैं तो कहता हूँ कि अभी तो ऐसा हो गया है कि मैं थोड़ा सा सोशली और कमर्शियली बाहर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बिजनेस को यही लोग संभालते हैं। पूरी फैमिली हम लोगों की एक साथ ऑफिस में रहती है, तो उससे कैसे डिसीज़न लेने में भी अच्छा रहता है हम लोगों को। सब साथ में रहते हैं। पहले क्या होता था, ऑफिस नहीं था हमारा, तब सब अलग अलग जगह पे रहते थे। कोई बड़कस चौक में है, कोई महाल पे रहता था, कोई लक्ष्मी नगर में, तो वहाँ सारी चीज़ें होती थी। अभी कैसे ऑफिस हो गया, कॉरपोरेट ऑफिस हम लोगों ने सिविल लाइन में बना लिया है, तो सभी लोग हम लोग वहाँ हैं, तो डिसीज़न लेने में हमको बहुत अच्छा रहता है। मैम मुझे इसमें लगता है कि अपब्रिंगिंग भी बहुत मैटर करती है, बिकॉज़ ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की है। जब मैं काका काकू से मिली थी, मतलब अब तो रिलेशन है इसीलिए वो चीज़ अभी बोल रही हूँ। मुझे याद है, मुझे कुछ काम था, मैं ऑफिस आई थी, काका काकू ने मुझे ग्रीट किया, मैंने उनसे बात की एंड शायद कोई एक अंकल आए थे, उन्होंने इतना पोलाइटली उनसे बात की, जबकि वो अंकल थोड़े से चिढ़े हुए थे, कुछ होगा उनका, बट वो अप्रोच जो यू नो पोलाइटनेस के साथ उन्होंने उनको जवाब दिया, उनकी प्रॉब्लम को समझा और इक्वली उनको सोल्यूशन भी दिया, वो काफ़ी कमेंडेबल था। मतलब दैट इज़ व्हाट रोकड़े इज़ नोन फॉर, ऐसा मुझे लगता है कि सिर्फ स्टाफ में ही नहीं, बट इनफैक्ट जो कस्टमर्स होते हैं उनकी छोटी से छोटी चीज़ को लेकर बहुत वो होता है कि अगर इसने कोई फीडबैक दिया होगा तो हाउ कैन वी इनकलकेट दैट फीडबैक, वो हम कैसे ये करें। सो दैट इज़ वो अपब्रिंगिंग भी मैटर करता है। यस, हम लोग ऑलवेज हमारे स्टाफ को स्टाफ नहीं करते, परिवार का हिस्सा बोलते हैं और कोशिश करते हैं उनको कि देखिए कोई भी चीज़ आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है, आपको लगता है कि ये बुरा मेरे साथ कर रहा है, तो वो चीज़ आप किसी और के साथ करने की कोशिश ना करें। अगर वो चीज़ आपको बुरी लग सकती है तो सोचिए आप करोगे दूसरों को तो कितनी बुरी लगेगी। तो एक टीम बन के कैसा काम करना, उसके लिए मॉर्निंग में सेशंस होते हैं हमारे, बीच बीच हमारी बातचीत होती है, तो ये बॉन्डिंग हमें आपस में बांध के रखती है। जिस तरीके से हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो यही जॉइंट फैमिली हम लोग हमारे सभी स्टाफ को भी परिवार का हिस्सा समझ के उनके साथ हम लोग शेयर करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हमारे कस्टमर्स को भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। इवन आपने देखा होगा हैप्पी कस्टमर का कैंपेनिंग पूरी इंडिया में हम लोग ने स्टार्ट किया। इसलिए क्या, क्योंकि हम चाहते थे कि कस्टमर्स का एक कॉन्फिडेंस बाकी लोगों को भी दिखे। अभी हैप्पी कस्टमर्स वाला जो कैंपेनिंग था उसमें स्पेशली मेरी श्रीमती का डिज़ाइन किया, मतलब सोच थी वो कि ऐसा ऐसा हमने करना चाहिए और उस चीज़ को आज भी हम लोग सबके सामने बोलते हैं कि नॉर्मली हैप्पी कस्टमर चाहे तो बड़ी बड़ी एड एजेंसी या बड़ी बड़ी और भी ऐसे लोग हैं उनसे एजेंसी से बात कर सकते थे, लेकिन ये इतना सिंपल चीज़ घर से निकला। हम बैठे थे कोरोना में अपने घर में डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात कर रहे थे, वहाँ से एक आइडिया है। तो जब जैसे आपने कहा कि मोबाइल से हट के अपनी दुनिया क्या है, तो जब आप परिवार के साथ रहते हैं तो अगर साथ में बैठ के अगर चर्चाएं करते हैं तो निश्चित तौर पे इससे कुछ ना कुछ नई चीज़ें बाहर निकलती है। उसमें एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मॉडल को हम लेके आते थे, मॉडल को नागपुर में कोई जानता ही नहीं है। एक मान लीजिए कोई नहीं जान रहा है और उसको हम लोग होर्डिंग्स पे लगाते थे, तो हाँ बस वो सामने वाला तो देख के चला जा रहा है। और अगर मैं नागपुर के ही एक फैमिली को लगाती हूँ तो 4 लोग देखने वाले रहेंगे, उसको पहचानेंगे, है ना। तो वो लोकल में जो काम होता है वो हम बाहर जाके करते थे, तो इससे हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हम क्यों अपने नागपुर में ही क्यों ना करें। तो इससे वो हैप्पी कस्टमर का हम लोगों ने अपने ही कस्टमर को होर्डिंग्स पे लाया। मैम और वो देखने के बाद वो और 2 लोगों को बताता है कि अरे ये देखो, हाँ वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ मेरी फ़ोटो यहाँ पे लगी है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी फैमिली है उसमें। इसमें तो मैं ये बताती हूँ कि होर्डिंग्स जब लगती है ना कस्टमर की, तो वहाँ जाके वो केक कटिंग होती है, वो सारे वीडियो हमको आते हैं, फिर कितना हैप्पी, मतलब सही में हैप्पी कस्टमर वो हम लोग फील करते हैं तब। बहुत अच्छा लगता है। सर आज के डेट में जब फैमिलीज़ स्पेशली कपल जिनको ना जो बाहर रहते हैं स्पेशली फॉर करियर एस्पेक्ट्स या बाकी चीज़ों को भी, उनको जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या बाकी, तो दे आर लाइक हम हस्बैंड वाइफ ही ठीक है, बट फैमिली इज़ क्रूशल, ऐसा मुझे लगता है। जो
आपने भी। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से आपके सामने रखता हूँ। न्यूक्लियर फैमिलीज़ और जॉइंट फैमिली का अंतर समझाता हूँ। न्यूक्लियर फैमिली क्यों बनती है? देखिए, जॉइंट फैमिली में जब एक दूसरे को आप टोका-टोकी करेंगे, आप एक दूसरे को अपमानित करेंगे या एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब न्यूक्लियर बनने के लिए कोशिश करेगा। अगर जॉइंट फैमिली में एक दूसरे को लेके चलने की बात, जॉइंट फैमिली में आप बताइए लिविंग ऑफ लाइफ या लिविंग ऑफ कॉस्टिंग जॉइंट फैमिली में ऑटोमेटिकली कम आएगा कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली। क्योंकि अगर इस कमरे में हम लोग बैठे हैं और यहाँ पे 4 लाइट लगे हैं, तो 3 लोग बैठे तब भी उतना ही लाइट है, एक आदमी बैठेगा तब भी उतना ही लाइट है, तो ऑटोमेटिकली बिजली का बिल बचेगा। खाने में भी एक साथ सबका खाना बनेगा तो उसमें भी एक क्वांटिटी है, और जब सब मिल के खाते हैं तो उसका स्वाद अलग आता है। जब आप अपने लोगों के साथ मिल के खाओगे, खाना खाओगे, उसको आनंद ही अलग आएगा और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो नॉर्मली ये सबसे बड़ा कारण होता है कि हम एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन बन जाते हैं जॉइंट फैमिली में। ऐसा ना बनना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि जॉइंट फैमिली से बढ़कर दुनिया में कुछ है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में बच्चे एक साथ खेलते हैं। उनका जो आज बच्चों का ज़्यादातर समय देखता हूँ मोबाइल में, टीवी पे चला जाता है। जॉइंट फैमिली में एटलीस्ट आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो रहते हैं, तो एक स्वभाव भी आपका ऐसा बनता है कि मुझे सबको लेके चलना है, मुझे सबके साथ रहना है। तो ये जॉइंट फैमिली की खासियत है। न्यूक्लियर फैमिली में कई बार ऐसा भी होता है कि उस माँ बाप को बच्चे को कहाँ रखना है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई अब इसकी स्कूल नहीं है, अभी मुझे अगर कहीं जाना है तो मैं अटक जाता हूँ। कहीं अगर वैकेशन पे जाना है, बच्चों की एग्ज़ाम है, तो मियाँ जो हस्बैंड वाइफ है वो जा नहीं सकते। तो जॉइंट फैमिली में एटलीस्ट वो जो उसके और भी घर के मेम्बर्स हो के उनके भरोसे छोड़ के जा सकते हैं। तो इस तरीके के जॉइंट फैमिली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और शायद भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार वो एक कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है वो कॉन्सेप्ट। आज हमारे यहाँ, हमारे जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उस बिल्डिंग में भी परिवार माना जाता है। बाहर देशों में तो न्यूक्लियर एक दूसरे का बाजू बाजू में नहीं मालूम होता है। तो ये एक भारत की अलग संस्कृति है। और वासुदेव कुटुंबकम ये पहले से हमारे यहाँ मंत्र दिया हुआ है, चलते आया है। तो इससे बेहतर संस्कृति पूरी दुनिया में नहीं है, और इस वजह से इसका सभी को फायदा मिलता है। हम लोग खुद इसका फ़ायदा इतने सालों से लेते आ रहे हैं कि कई बार ऐसा है कि देखिए हमारे घर में मम्मी पापा है तो मम्मी पापा से कुछ सलाह कर लेते हैं, कुछ हमारी चीज़ें है तो हम उनसे पूछ लेते हैं, दोनों को एक दूसरे की हेल्प मिल जाती है। तो जोश और होश का कॉम्बिनेशन है सेटिस्फेक्शन इन द जॉइंट फैमिली। बात नागपुर की हो रही है, तो आप अपनी क्रिएटिव डेट्स कहाँ पे प्लान करते हो? देखिए मुझे तो सबसे पहला पूछना चाहिए कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन हो? फॉर श्योर मुझे लग रहा है सर है। सही समझे वैसे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्रिएटिव डेट्स तो वैसे अगर डेट्स में भी दो तरीके की होती है। एक तो काम के लिए वाली डेट्स और खुद के लिए डेट्स, दोनों की चीज़ें अलग होती है। और मैं ये कहूँगा नागपुर बहुत अच्छा शहर है, पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट शहर है। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, हम लोग सब जगह जाके आए। यूएस, कोई यूरोपियन देश नहीं बचा है, ना यूएस बचा है, ना कहीं बचा है, लेकिन सबसे बेस्ट नागपुर है। कारण नागपुर की खासियत मैं आपको सामने रखता हूँ। मेरे कुछ अभी एक्सपांशन मोड पे है हम लोग, तो कॉर्पोरेट स्टाइल से हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली ज्वेलर्स थे, एक सादे छोटे से ज्वेलर्स से लेके तो ये जर्नी हमारी जो है कॉर्पोरेट ज्वेलर्स तक के पहुंचने की। तो इसमें नागपुर का सहभागी इसलिए भी है कि नागपुर ने ही हमें बनाया है। पहली बात, अगर आज नागपुर करके लोगों ने आज विश्वास नहीं जताया होता तो भंडारा शोरूम नहीं खुलता, गोंदिया नहीं खुलता, चंद्रपुर नहीं खुलता, यवतमाल खुलता नहीं, गढ़चिरौली नहीं खुलता। तो ये नागपुर के लोगों का सपोर्ट है। अब नागपुर के लोगों में सपोर्ट है तो फिर क्यों? तो इस समय में हमें जब कॉर्पोरेट बनते जा रहे हैं हम लोग, तो उस समय में कुछ मैनेजमेंट के लोग हमें लगते हैं। उस समय में मैं बेंगलोर पूछता था, मुंबई पूछता था, तो वहाँ से यहाँ लोग आने में थोड़ा सा सोचते थे कि यार क्या नागपुर जैसे शहर में जाना है। तो मैं उनको एक ही बात कहता था कि आप दोनों शहरों का नाम लेता चलो, बेंगलोर और मुंबई। आज के तारीख में आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो आपको कम से कम 1 घंटा और मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं। ऑफिस जाना है और ऑफिस से आना, तो जिंदगी के 3 से 4 घंटे आप डेली ट्रैवलिंग करते हो। आपका जिंदगी का 15% समय सिर्फ ट्रैवलिंग में चले गया, उसमें से 30% समय आपका रात में सोने में चले गया। बचा 50% समय। 50% में भी अगर 30% आप काम कर रहे हो तो बचा 20%, वो क्या यूज आएगा आपका? और पजल हो गया आप अलग। तो नागपुर में एटलीस्ट आप कोई भी कोने से कोई भी कोने में पहुंचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लगता है मैक्सिमम। मैं तो बोलता हूँ नहीं, आप तो हाफ एन आवर बोलते हैं, मैं तो 10 मिनट में इधर से उधर पहुंच जाते हैं। आप तो हाफ एन आवर एक्सट्रीम साइड बोल रहे हैं। मैं यहाँ से एयरपोर्ट में मैं घर से 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुँचता हूँ। तो कहीं दुनिया में इतना अच्छा ट्रैफिक का मैनेजमेंट कहीं और नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, खाने को लेके
कोई चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ आपको वेस्टर्न फूड मिल जाएगा, इंडियन फूड मिल जाएगा, पंजाबी फूड मिलेगा, सब साउथ मिलता है इंडियन नागपुर मिलेगा। ऐसे कोई चेन नहीं है जो साउथ इंडिया की वो यहाँ नहीं है, ऐसी कोई चेन नहीं है जो नॉर्थ इंडिया की यहाँ नहीं है। तो खाने के लिए बेस्ट है, कपड़े के लिए बेस्ट है, और सबसे खास बात यहाँ का एटमॉस्फेयर। लोग एक भ्रम बना के रखे हैं कि नागपुर में बहुत गर्मी होती है, लेकिन साथ में ठंडी भी तो अच्छी होती है ना। तो वो भी तो वेदर गुलाबी ठंड होता है सर यहाँ अभी ठंड। मेरा एक और कहना है कि नागपुर के बाजू में आज इतना अच्छा जंगल रिसोर्ट्स है, आज पेंच है हमारे पास, बाजू में इधर अगर जाते हैं बोर है, ताड़ोबा है, अगर थोड़ा सा और आगे जाए तो मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो आजू बाजू भी इतनी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए कि इससे बढ़िया कोई डेस्टिनेशन नहीं है फिलहाल, मुझे तो भी लगता नहीं है। और जिस तरीके से नागपुर को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे पास पावर है आज के तारीख में, मैं तो हर जगह जाके ये कहता हूँ कि देश भी चलता है नागपुर की विचारधारा से, और महाराष्ट्र भी चलता है नागपुर से, कि देवेंद्र जी हमारे नागपुर से आते, गडकरी जी नागपुर से आते, नितिन जी है। तो ये बड़े दो लीडर, भागवत जी नागपुर से, बावनकुले जी नागपुर से, तो बड़े बड़े लीडर आज सब नागपुर से। तो इतना अच्छा शहर है और इसका प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ शहर सही मायने में एक स्मार्ट सिटी कैसी होनी चाहिए वो यहाँ देखने मिलती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में वो कनेक्ट नहीं है, इसलिए नागपुर का कोई तोड़ नहीं हो सकता। और नागपुर की खाने की चीज़ें, नागपुर का चना पोहा, नागपुर का हर मतलब सावजी, एवरीथिंग इज़ हियर। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ अवेलेबल नहीं है। इस वजह से मैं तो हम कहीं पे भी जाए तो नागपुर आने के बाद जो ऐसा हम लोग जो सुकून आता है वो दुनिया में कहीं नहीं आता। सही बात है। ऐसे हो जाता है कि बस अब नागपुर पहुंचने के लिए 10 मिनट बाकी है, आधा घंटा है, मुझे ऐसे लगता है मैं कब कब पहुंचती हूँ मेरे सिटी में। वो सुकून वाली जो सांस होती है ना, वो कब लेती हूँ, वैसा हो जाता है। आप ऐसे बोलते हैं, मैं मुझे यूएस जाना था तो एक ये था कि हाँ यूएस जाना है, और मेरा फेवरेट है समोसे चाय। तो मैं कंटिन्यू 15 दिन तक के डेली वो महल में एक स्टोर है बंसी करके, बराबर उसके यहाँ से समोसे शाम को 5 बजे आना है, मतलब आना ही है। वो मैं पूरा खा के गई थी। उसके बाद वहाँ 25 दिन रहने के बाद अब 26वें दिन तो ऐसा लगा कि नहीं, इंडिया कब कब पहुँचे और कब कब मैं अपने घर नागपुर पहुँचती। मैं रात भर सो नहीं पाई थी कि मुझे इंडिया आना है, नागपुर आना है करके। ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते भाई, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, इतनी अच्छी जगह है, इन सब बाहर कहीं नहीं मिलेगा आपको। नागपुर सुकून है, सुकून है, ये आपने सही कहा। सही बात है सर। तो हमारा नेक्स्ट राउंड है एक्सप्रेसो शॉर्ट्स राउंड। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपने अगर वो चीज़ की होगी तो आपको एक एक शॉट लेना पड़ेगा, बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे फट से गटकना है, ठीक है? सो शुरू करूँ? मैम तैयार हो? सर तैयार Yes. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शॉट, ये शॉट आप ले सकते हो अगर आप सर एक, हाँ मुझे अगर सच है तो पीना है। हाँ अगर हाँ है तो पीना है, ना है तो ना पीना है। हाँ ठीक है। सिंपल। पहला क्वेश्चन है कि आप कभी अपनी एनिवर्सरी डेट भूले हो क्या? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। कैसे पॉसिबल होगा? कभी नहीं, बर्थडे भी नहीं, कभी Never। भी नहीं। पहले से प्लानिंग होती है उसके लिए तो। और ये भूल इसलिए नहीं सकते क्योंकि उस दिन हम पूरे परिवार के साथ एक साथ डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, और जिसका भी बर्थडे एनिवर्सरी है उसकी थाली सस्ती है तो 2 दिन पहले से प्लानिंग हो जाती है, इस वजह से भूल ही नहीं सकते। आपने कभी एक एक्सपेंसिव गिफ्ट ऐसा खरीदा हो और सर से छुपा दी हो वो चीज़ कि भाई मैंने बैग खरीदा, लग्जरी बैग खरीदा या कुछ XYZ सामान खरीदा और सबको नहीं पता है उसके बारे में, ऐसा कुछ हुआ है कभी इंसिडेंट? वो भी नहीं हुआ? मैंने किया होगा, इसके लिए लिया होगा शायद। तो मैंने इसलिए किया होगा क्योंकि ये नहीं करती, इसका खरीदने के मामले में वेरी क्लियर है कि नॉर्मली मेरा सलाह लिए बिना नॉर्मली खरीदती नहीं है। कोई भी चीज़ हो, एक्सपेंसिव नहीं, कोई भी चीज़ हो थोड़ा सा 4 बार कंफर्म कर लेती है, हाँ ओके है तो। मेरा ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है इसके लिए ये लेना है, या फिर सोच लेते हैं कि ये खरीदना है। कई बार फ़ोन तो नॉर्मली ऐसा, कई फ़ोन तो मैंने हर बार गिफ्ट किया है, तो इस वजह से मैंने कभी फोन नहीं, पर्स नहीं, मुझे आज भी याद है, डायमंड की चूड़ी, डायमंड का नेकलेस है, एवरीथिंग वो पहले से प्लान करके दी है एक्सपेंसिव। कितने रोमांटिक हस्बैंड है आपके। आपने कभी कुछ ऐसा प्लान किया है सर के लिए? हाँ किया है, वो शायद भूल रही है। मेरा बर्थडे प्लान किया था इन्होंने फार्म हाउस पे, जो कि मेरे लिए सरप्राइज था। अरे बताओ, पियो पियो।
एक्चुअली कैसा है, उसका मुनीम मैं हूँ फिलहाल, उसको याद कम रहता है, मेरे पास सब याद रहता है। नहीं, उनको गिफ्ट करना था करके वो हाँ। हम सब लोगों ने बेटा था उसमें मतलब भैया सुबह थे तक के सारे कोई गए प्लानिंग थे। नहीं थी, रात को बड़ा 300 लोगों का फंक्शन। अरे बाप रे, एकदम सरप्राइज। इन सारी चीज़ों के लिए फैमिली बहुत मैटर करती है। देखिए इनको पता नहीं था और हम फैमिली में मिलके छोटे भैया, देवरानी, मेरी और बेटा, और हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया। वो 300 लोगों को कॉल चले गए, फटाफट सब हो गया, surprise। सब हो गया। हाउ स्वीट। चलो मैम, कहीं जाने से पहले रेडी होने के बाद 10 पिक्चर्स कौन लेता है? सबसे ज्यादा पिक्चर्स कौन लेता है? मैं पिक्चर का, आपकी पिक्चर ना, नहीं, कि मैं अपने खुद के मैं तो खुद की रेडी होने के बाद, वैसे हम लोग मेरे से ज्यादा ये ले लेते हैं पिक्चर। इसके लेता हूँ। हाँ, ये मैं कर रहा, मैं खुद के का नहीं, इसके फोटो मैं लेता हूँ, ये कह सकता हूँ। सर फिर तो क्या, मैंने सोचा था यार थोड़ा तो टेस्ट करूंगी, ये टेस्ट के लिए स्कोप ही नहीं बच रहा है। अच्छा ठीक है, चलो सबसे ज्यादा ओके, जब आपने शॉपिंग की होगी तो कभी ऐसा हुआ है कि सर के वार्डरोब में धीरे धीरे आपकी चीजें शिफ्ट हुई है? कबर्ड था 50-50 जब घर बनाया था। अभी वो 25% मेरे पास है, 75 उसके पास है। और अभी हम लोग नए घर पे शिफ्ट होने का प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे वही अभी 2 के जगह 6 कबर्ड बने हैं। तो हम वो लोग मुझे आने के पहले चल वही रहा प्लानिंग था। चल रही थी। तो बोले प्लानिंग सर करके आए ये हम। कबर्ड है, आपको कैसा चाहिए? मैंने बोला देखिए मैडम 3 कबर्ड है, तो 50-50 तो हो ही नहीं सकता। तो वो सामने सब ये सर बोले 2 मैडम के 1 आपका। बट नेचुरल, वैसे भी अगर आप 50-50 भी कर दोगे, बाद में भी वैसे ही होने वाला है। 25 में उधर शिफ्ट होने वाला है। हाँ, शिफ्ट होता तो ही अभी है। वैसी है, मतलब 25% मैं यूज करता हूँ, 75% वो। सर अभी मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैंने टेस्ट करने का सोचा था कि यार कुछ तो निकले, बट मैम इतना स्वीट और इतना पोलाइट है ना कि एकदम क्या ही बोलूं मैं। सो चलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। और ये पॉडकास्ट आपने इतने दिल से एक्सेप्ट किया, वो चीज़ के लिए आई एम रियली थैंकफुल। मेरे पास शायद वर्ड्स नहीं है आज, बिकॉज एक तो रिलेशंस है हमारे, बट इतने कम टाइम में आपने मुझे हाँ बोला वैलेंटाइंस डे स्पेशल करने के लिए, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मतलब हमको ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं और अलग बातें कर रही हूँ मैं करके, एकदम फैमिली मेंबर से जो हम लोग घर में बात करते हैं ना, सेम वैसा ही लगा, कोई कुछ भी अलग ऐसा लगा नहीं तुमसे। बट मैं थोड़ा सा नर्वस थी आप आने से पहले। मैंने मेरे मतलब जो वीडियोग्राफर्स हैं उनको भी बोला यार मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ, तो बोले क्यों? तो मैंने बोला यूजुअली तो ऐसा होता है कि आप किसी और का पॉडकास्ट ले रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ ठीक है हो जाएगा, बट मैं मेरे घर वालों से क्या पूछूं? मतलब पूछ के मैं कितना पूछूं, वो कंफर्टेबल होंगे क्या? बहुत बार होता है ना ऐसे, बहुत बार क्वेश्चंस होते हैं। छूट गया हो तो पूछ लीजिए। जो कुछ था दिल में सारा कोई- सब कुछ दिल में कोई बता बात दिया मत रखिए। हमने। और हम लोगों की 25th एनिवर्सरी भी हम लोगों ने मतलब शादी वो में शायद हम लोग ना बताया नहीं अभी। हाँ, कैसे उस समय बहुत छोटे रहते हैं, ये सारी दुनियादारी कुछ नहीं समझती है। शादी कर लिया वो गुड्डा गुड़ियों का खेल जो रहता है ना, वो कर लिया समझ लीजिए। लेकिन 25th एनिवर्सरी इन्होंने प्लान किया और बच्चों ने मिलके सारा वो पूरी विधि इवन मैं घोड़े पे भी बैठा हूँ। सप्तपदी से लेकर के वो जो Everything। हल्दी मेहंदी, शादी, सब सप्तपदी, कुछ enjoy किया। फेरे, वरमाला, ऐसी कोई चीज नहीं कि छुट्टी होगी, हमने पूरी कंप्लीट की फिर से। और घोड़े पे बैठ के मंदिर जाना, हाँ, मंदिर पूरा। से वो आना रिटर्न, और वो 7 फेरे लेना, सब किया हमने। सब कुछ किया हमने। मतलब हमने उसको रिन्यूअल कर दिया 25 साल और। अब मोमेंट आपका प्योरली योर्स हो गया ना। चलो ठीक है, थैंक यू।